गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। सो आज हम करेंगे पार्ट सेकेंड ऑफ द चैप्टर मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का। ये हमारी क्लास 10th की हिस्ट्री बुक से है, जिसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाउ वर्ल्ड इकोनॉमी टुक इट्स शेप और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने हेल्प किया उससे बनने में। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का एडवेंट के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वी विल सी द इंटर वॉर इकोनॉमी पीरियड, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का पीरियड था। तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं दैट इज़ कि जो इसका बैड इफ़ेक्ट था वॉर का, इट वाज ऑन वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्ल्ड वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी रहा, बट जो सबसे ज़्यादा इंगेज्ड थे उस वॉर में दे वर वर्किंग एज मैन, जिसकी वजह से एबल बॉडीड वर्कफोर्स ऑफ यूरोप वॉज रिड्यूस्ड। हेंस जो हाउस होल्ड इनकम था वो डिक्लाइन होता जा रहा था बिकॉज ऑफ वॉर, एंड ये आफ्टर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसकी वजह से वुमेन वर गिवन वर्क बिकॉज वर्किंग एज मैन इट रिड्यूस्ड, दे वर नॉट देयर, एंड men from other countries were given the work. Second जो चीज़ हुई which had a good impact, and that was rise of mass production and consumption. एंड राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है ये यूएसए ने बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को रिकवर करके किया। 1920s में वॉर ने उनको एक बूस्ट दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ्लरिश करने में। सो वी सी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था इट इंक्रीज्ड, दैट इज़ वाई दे बोथ इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल जो फोर्ड हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर हैं, दे यूज्ड असेंबली लाइन मेथड। किस लिए? टू क्रिएट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार। इसके वजह से आउटपुट वाज इंक्रीज्ड। अब असेंबली लाइन मेथड होता है जिसमें आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार डिफरेंट जगहों पे बनाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, पार्ट्स आपके बहुत जल्दी बन जाते हैं। यू जस्ट हैव टू असेंबल एट सम प्लेस डिफरेंट। एंड सिमिलरली बाकी सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे उस टाइम के, कंपनीज थी, दे ऑल्सो यूज द सिमिलर मेथड्स, एंड उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। जब प्रोडक्शन ज़्यादा थी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि लोगों के पास एक प्रॉपर सेट ऑफ वेज था जो कि हाई था, जिसकी वजह से वो खरीद सकते थे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे हम देखते हैं इंटर वॉर इकोनॉमी पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि लेट 19th सेंचुरी में विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और क्या क्या चीज़ें हुई, एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ऑल्सो, बट हम थोड़ा फेवर इंडिया की तरफ रखेंगे। ट्रेड फ्लरिश्ड, मार्केट्स एक्सपैंडेड। इन दोनों चीज़ों की वजह से वी कैन से दैट प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज्ड। बट एक डार्कर साइड भी है, एक तरफ गुड साइड थी तो एक तरफ बैड साइड भी रही इस चीज़ की, दैट वाज लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड्स। हम जानते हैं कि यूरोपियन जितने भी नेशंस हैं, कुछ नेशंस ने जो बाकी कलोनियल कॉन्क्वेस्ट किए थे, उसकी वजह से वी सी अ पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंज, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी की सोसाइटीज़ पे, जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ थे उन पे पड़ा। अब इसका एक फॉर एग्जांपल है कि यूरोपियन पावर्स दे मेट इन बर्लिन। क्यों? दे वर डिसाइडिंग कि हाउ टू कार्व अप द अफ्रीका बिटवीन देम। अफ्रीका इज़ अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी डिफरेंट लोग रहते हैं, बट यूरोपियन पावर्स ये सोच रहे थे कि हम उस अफ्रीका को कैसे कट करेंगे, किस रीजन का कौन सा वाला पोर्शन रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट होती है। अब इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्डेड लेबर, जिसमें आप स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको पैसेज मिल जाता है, ए क्लियर पैसेज फॉर अ न्यू कंट्री और अ न्यू होम। तो ये एक टाइप ऑफ बॉन्डेड लेबर है, टाइप ऑफ ए स्लेवरी है, इसे हम न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहते हैं। अब जो इंडिया से ये जो लोग जाते थे जिन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था, दे वर टेकन टू कैरिबियन आइलैंड्स, सिलोन जो कि आज के टाइम में श्रीलंका जिसे हम कहते हैं, और इवन असम, अपने ही कंट्री में एक डिफरेंट जगह पे जाने के लिए। अब सेकेंड इफेक्ट देखेंगे हम इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम का। इंडिया से फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल वर एक्सपोर्टेड। कहाँ के लिए? ब्रिटेन के लिए, बट वो चीप प्राइस पे लिए जाते थे। ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था द फाइनल प्रोडक्ट इंडिया को वापस, एंड वो बिकता था हाई प्राइस पे, जिसकी वजह से ब्रिटेन के पास इट हैड ट्रेड सरप्लस, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल चीप मिल रहा है, बट वो अपने इंपोर्ट उसी कंट्री में जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं हाई प्राइस में बेच रहे हैं। तो जो इंडियन इकोनॉमी थी इट डाउनग्रेडेड, बट इंडिया की वजह से ब्रिटेन वॉज फ्लरिशिंग।
तो वी सी कि इंडियन ट्रेड पे कलोनियलिज्म और ग्लोबल सिस्टम का जो वर्ल्ड इकोनॉमी उस टाइम पे चल रही थी कैसा इफेक्ट रहा, एंड वी सी इट डाउनग्रेडेड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसी बीच में, इसी टाइम पीरियड में वी सी एन अकरेंस दैट इज़ ग्रेट डिप्रेशन। इसका टाइम पीरियड जो है इट इज़ नॉट सेट, डिफाइंड नहीं है, बट वी से कि 1929 से 1935 तक ये जो टाइम पीरियड रहा है, इट सॉ द ग्रेट डिप्रेशन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इफ़ेक्ट किया है। अब ग्रेट डिप्रेशन था क्या? जो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिक्लाइन देखा, एंड दैट वाज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। इन चारों चीज़ों में डिक्लाइन देखा हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। अगर जनरली बात करें तो एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड वो कम्युनिटीज़ जो इसमें काम कर रही थी दे वर वर्सली अफेक्टेड। बैंक्स वर क्लोज्ड, या तो वो क्लोज हो गए थे या वो बैंकरप्ट थे, कंपनीज़ कोलैप्स होती जा रही थी। जो कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी थी 1920s की, जो हमने देखा कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है, इट टोटली डिसअपेयर्ड। और हम कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल it affected the society, it affected the politics and also the international relations. अब ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या रहे हैं? द फर्स्ट कॉज एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। जो भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होंगी इसमें, डू राइट द फुल नेम, फुल एब्रिविएशन उस चीज़ की। सो तो पहला कॉज है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन होती जा रही थी लेकिन प्राइसेस जो थे दे वर फेलिंग, वो गिरते ही जा रहे थे। तो हुआ क्या, प्रोड्यूस वाज देयर बट वो पड़ा ही रहा, वो ही इट रॉटेड बिकॉज बायर्स नहीं थे। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट्स जो लोन्स की तरह की जा रही थी फ्रॉम यूएसए, जो ओवरसीज़ लेंडर्स थे उनकी तरफ से, वो पैनिक हो गए जब उन्होंने देखा कि कोई ट्रबल जो है यूएसए में इट हैज़ स्टार्टेड। तो इसीलिए मैक्सिमम विदड्रॉल हुआ यूएस लोन्स का। ओवरसीज़ लेंडर्स ने अपने लोन्स जो थे जो लिए थे वो विदड्रॉल कर दिए, एंड यूएस ने अटेम्प्ट किया कि वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर पाएँ बाय डबलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज़, बट इट वाज अ सीवियर ब्लो टू द वर्ल्ड ट्रेड। तो ये तीनों ओवरलैप्ड कॉन्सिक्वेंस जो कॉजेज़ थे वो कॉन्सिक्वेंस हुए ग्रेट डिप्रेशन की तरफ। अब हम देखते हैं कि इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन का फ़र्क कैसे पड़ा। इसका असर इंडिया पे इट वाज अ सीवियर ब्लो फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर हम देखें तो इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इट हाफ्ड बिटवीन 1928 टू 1934, बिल्कुल आधे हो गए थे। वीट प्राइसेस फेल बाय 50%। जो जूट प्राइसेस थी जो बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता था, इट फेल बाय मोर देन 60%। इट वाज द वर्स्ट हिट। जितने भी पीजेंट्स फार्मर्स जो थे दे वर सफरिंग, कोई इंडेटनेस में था और वो बढ़ती जा रही थी। कुछ लोगों ने अपनी सेविंग्स, अपनी लैंड्स को मॉर्टगेज कर दिया था। दे ऑल्सो सोल्ड देयर ज्वेलरी कि वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं डे टू डे लाइफ के वो मीट कर पाएँ। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग प्रेशियस मेटल्स, मेनली गोल्ड, जितना भी रिजर्व था वो देना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी जो थी स्टेबलाइज हो पाई, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया वॉज अ colonial state and it was under British government and it also helped the world economy to recover. जो अर्बन इंडिया की अगर हम बात करें, इट वाज द सिचुएशन वाज लेस ग्रिम, उधर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट रूरल इंडिया इट वाज अफेक्टेड वर्सली। लास्टली देखें तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैरिफ प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दी इंडस्ट्रीज़ को रादर देन एग्रीकल्चरल सेक्टर को। सो ग्रेट डिप्रेशन का जो बेसिक इफेक्ट और जो वर्स्ट इफेक्ट रहा दैट वाज ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट टुक प्लेस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से रीबिल्ड, रिकन्स्ट्रक्ट करने में किन किन एग्रीमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस के हाथ रहा है। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो इसमें आता है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स इज़ अ प्लेस एंड इट इज़ अ न्यू हैम्पशायर यूएसए। ये एक पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था। इट इज़ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये फ्रेमवर्क जो है इट वाज एग्रीड अपॉन एट यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो 1944 में की एट ब्रेटन वुड्स। यहाँ से 2 इंस्टीट्यूट्स बाहर आए। फर्स्ट आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। इसका काम था कि ये एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उसको डील करेगा, सरप्लस और डेफिसिट पे।
एंड जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्टीट्यूशन था, दैट वाज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम था कि टू फाइनेंस द पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन, जो भी वॉर में जितनी भी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करना। दे बोथ ऑपरेटेड इन 1947, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये यूएसए में थे एंड यूएसए का इसमें सुपीरियर हैंड रहा है, तो यूएसए हैज़ वीटो ओवर बोथ। अब इस एग्रीमेंट का एम क्या था? सबसे पहला एम कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करें, कि फिर से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ना आए, साथ ही साथ फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हम प्रोवाइड कर पाएँ, कि फ्लो ऑफ गुड्स हो, फ्लो ऑफ कैपिटल रहे, फ्लो ऑफ लेबर रहे। एंड दोनों चीज़ों को करने के लिए उन्होंने सोचा कि जो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का रोल है, दैट विल प्ले द पार्ट, एक पिवटल रोल रहेगा गवर्नमेंट का। अब जो इन्होंने फिक्स किया, जिस बेसिस पे इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी को उठाने की कोशिश की, जो रेट रखा, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फॉर एग्जांपल आईएनआर को पैक किया हमने, आईएनआर इंडियन रुपी को डॉलर के साथ एक फिक्स्ड रेट पे, कि आईएनआर की वैल्यू इतनी है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, और डॉलर को एंकर किया विद गोल्ड, जिसकी वैल्यू है $35 पर आउंस ऑफ अ गोल्ड। अब ये क्यों किया? कि जो नेशनल करेंसीज हैं वो एक वर्ल्ड के मॉनेटरी सिस्टम में बराबर से बैठ पाएँ और पता चले। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो सेट है और वो चेंज नहीं होती है। तो ये इन्होंने इस बेसिस पे मॉनेटरी सिस्टम को स्टार्ट करना शुरू किया। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग कि व्हाट हैपेंड जब इस एग्रीमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया। वी सी एन एरा ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम्स वेस्टर्न नेशंस के लिए एंड स्पेशली जापान के लिए भी। जो जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे दे ट्राई टू कैच अप विद देम, क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का वेस्टर्न इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा असर रहा। तो उन्होंने क्या किया? दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल ऑन इम्पोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ मॉडर्न टेक। ये डेवलपिंग नेशन से विद फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज जो हो रही थी डेवलप, उनसे लेने की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अब इशू अराइज हुआ बिकॉज ऑफ पावर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट, जो हुआ था बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल। उन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट तो कर दिया, बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेसेस नहीं थे वैसे, और एक बहुत ही मेजर इशू था पावर्टी का। तो यूरोप एंड जापान थे, दे रिबिल्ड देयर इकोनॉमीज। उन्होंने दे वर लेस डिपेंडेंट ऑन IMF एंड वर्ल्ड बैंक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तब IMF और वर्ल्ड बैंक ने, जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने अपना शिफ्ट किया टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज़, जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थोड़े पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क्स निकालते हैं। दैट इज़ बिकॉज यूरोप एंड जापान, जिनके लिए ये पहले बना था, जिन इकॉनमीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए, दे वर नाउ लेस डिपेंडेंट। इसी दौरान बीच में आता है हमारा ग्रुप ऑफ 77, जिसको हम G77 के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इन्होंने डिमांड किया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि इनकी अभी इकोनॉमी जो है उस वेस्टर्न साइड्स की तरह से इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, इतना उनको सरप्लस या बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। दे डिमांडेड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इससे उन्हें क्या चीज़ें मिलनी थी? द फर्स्ट, कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका खुद का कंट्रोल रहे, प्राइसेस फेयर हों फॉर रॉ मटेरियल्स। थर्डली, डेवलपमेंट में असिस्टेंस मिले, ना कि वो खुद डेवलपमेंट करने आए। एंड लास्टली, कि जो एक्सेस है वो बेटर रहे फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो वो उसमें कर रहे थे। द लास्ट पार्ट दैट वी विल डिस्कस इस कि ब्रेटन वुड्स का एंड कैसे हुआ, एंड वाई वी से कि अब जो है इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ब्रेटन वुड्स में दे यूज्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, जिसमें आप यार चेंज नहीं कर सकते थे, एंड इट कोलैप्स्ड। जब ये कोलैप्स हो गया तो न्यू एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस करना था, तो देन दे थॉट ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें मार्केट वैल्यू, इसमें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट जो है इंक्रीज डिक्रीज होता है। एंड ये अभी भी डिफरेंट करेंसीज, नेशनल करेंसीज को मॉनेटरी सिस्टम के साथ लिंक करता है, बट विद अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
एंड वाई वॉज द रीज़न कि FR को इनको हटाना पड़ा और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को लाना पड़ा? इट वाज बिकॉज डॉलर ने अपनी जो वैल्यू थी विद रिलेशन टू गोल्ड वो मेंटेन नहीं कर पाया. डेट क्राइसिस वर अकरिंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड बिकॉज ऑफ लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज्ड पॉवर्टी. तो और अनएम्प्लॉयमेंट इट वाज आल्सो राइजिंग मिड 1970s में. दैट इज़ वाई ब्रेटन वुड्स को ख़त्म किया एंड ग्लोबलाइजेशन की तरफ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें रोल प्ले किया फ्लोटिंग ERs ने एंड MNCs ने. अब MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई MNCs स्टार्टेड शिफ्टिंग टू लो वेज कंट्रीज़, मोस्टली एशियन कंट्रीज़, rather than being in their own country. अब इनका एक बेसिक रीज़न ये था क्योंकि वो लो वेज कंट्रीज़ थी, वहाँ पे लोअर इनकम में लोग काम करने के लिए तैयार थे. एंड साथ ही साथ इट इनकरेज द वर्ल्ड ट्रेड. एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को इनकरेजमेंट मिल रही थी. ये हेल्प भी कर रहा था डेवलपिंग एशियन नेशंस को क्योंकि जॉब्स इंक्रीज़ हो गई थी तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हो गई. ऑल्सो न्यू वेराइटीज़ वर मैन्युफैक्चर्ड देयर. तो दोज कंट्रीज ऑल्सो न्यू what was manufactured. Lastly, it helped them to come out of the colonial clutches. अगर हम ब्राज़ील, चाइना या इंडिया की बात करें तो वी आर डेवलपिंग नेशंस, बट हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही है एंड हम colonial रूट्स से बाहर आ पा रहे हैं. So this is the end of the chapter, the making of a global world. Hopefully it is understandable. So till the next chapter, stay home, stay safe and study hard.